16 साल की एक शरारती लड़की, एक रहस्यमयी जिनज़ादा से मुलाकात, एक मोहब्बत जो इंसान और जिन्न की दुनिया को जोड़ देती है। क्या ये प्यार रहमत है या सज़ा? सुनिए इस कहानी में। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम तनवीर फातिमा रखा था, मगर ना जाने क्यों बचपन से ही ये नाम मुझे कुछ अजीब सा लगता था। बहुत ही ज़्यादा रस्मी, बहुत ही बड़ा बूढ़ा सा। सुनते ही ऐसा लगे जैसे किसी स्कूल की सख्त प्रिंसिपल का नाम हो या फिर किसी पुरानी औरत का जो हमेशा कड़वी बातें ही करती हो। इसलिए मैंने अपने लिए खुद ही एक नया नाम रख लिया, तन्वी। बस तन्वी। छोटा सा, जुदा सा, थोड़ा शोख, थोड़ा सादा, ठीक वैसा ही जैसा मैं खुद हूँ। मुझे जिंदगी से बेहद मोहब्बत थी। मुझे हर चीज में खुशी तलाशने की आदत थी। मैं हंसती रहती थी, बोलती रहती थी, हर वक्त कोई ना कोई मजाक करती थी, दोस्तों से लड़ती फिर मनाती। यही मेरी फितरत थी। मेरी अम्मी अक्सर कहती थी शादी के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, और मैं बस मुस्कुरा देती थी, क्योंकि मुझे लगता था जब तक वक्त है उसे जी लिया जाए। हर एक लम्हा यूं महसूस किया जाए जैसे वही आखिरी लम्हा हो। जून की झुलसाती दोपहर थी जब हम लोग लाहौर से निकले और मेरी नानी के गांव की तरफ रवाना हुए। छुट्टियों की शुरुआत हो चुकी थी और दिल कह रहा था ये छुट्टियां मेरी जिंदगी की सबसे यादगार बनने वाली है। मैंने अपनी दो सबसे करीबी सहेलियों सबा और मायरा को भी साथ ले लिया। नानी का घर बहुत बड़ा था और वहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे हर ओर हंसते खेलते घूमते थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जब हम पक्की सड़क से हटकर कच्चे रास्ते पर मुड़े तो बाहर की खिड़की से झांकती मैं दूर दूर तक खेत ही खेत देखती रही। कहीं गन्ने की फसलें थीं, कहीं धान के पौधे हवा में झूम रहे थे। आसमान पर हल्के हल्के बादल तैर रहे थे, जैसे सूरज के साथ आंख मिचौली खेलना चाहते हो। गांव पहुंचते ही नानी ने हमें बाहों में भर लिया। उनके हाथों में मिट्टी की महक थी, वही मिट्टी जिसमें मेरा बचपन कहीं गुम था। आंगन में नीम के दरख्त के नीचे चारपाइयां बिछी थीं और उन पर नानी ने हमारे लिए लस्सी के गिलास और ताज़ा मक्खन वाली रोटियां सजा दी थीं। हम तीनों लड़कियां वो सब देखकर खुशी से चिल्ला उठी, यहाँ तो शहर से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगली सुबह हम गांव की सैर को निकल पड़ी। मिट्टी के रास्ते पर नंगे पांव चलते हुए ऐसा लगता था जैसे किसी फिल्म का कोई खूबसूरत सीन जी रहे हो। कहीं मुर्गियां कौओं से लड़ रही थीं, कहीं बच्चे गेंद के पीछे दौड़ रहे थे और कहीं औरतें मटके उठाए नहर की ओर जा रही थीं। मैं, सबा और मायरा हंसती बोलती नानी के बताए उस पुराने दरख्त तक जा पहुंची जो गांव के एकदम किनारे कब्रिस्तान के पास खड़ा था। बहुत ही पुराना और फैला हुआ पेड़ जिसकी शाखें इतनी झुकी हुई थी जैसे कोई गहरा राज छुपा रही हो, और नीचे की मिट्टी इतनी नरम थी कि हमारे कदम उसमें धंसते जा रहे थे। बचपन में नानी ने बताया था इस पेड़ पर एक जिन्नात का सरदार रहता है जो उन लड़कियों पर आशिक होता है जो इत्र लगाकर और बाल खोलकर वहां से गुजरती हैं। मैं हंस पड़ी। चलो आज देखते हैं वो आशिक वाकई आता है या नहीं। मैंने तो इत्र भी लगाया है और बाल भी खुले हैं। मायरा ने घबराकर मेरा बाजू थाम लिया। ऐसा मत करो। मगर उस वक्त तो जैसे मैं किसी फिल्म की हीरोइन बन चुकी थी। मैंने चुटकी बजाकर सबा को मोबाइल पकड़ाया। वीडियो बनाना शुरू करो, और मैं जा पहुंची उस पेड़ के ठीक नीचे। फिर मैंने गुनगुनाना शुरू किया। मेरी आवाज में इतनी शोखी थी कि मुझे खुद अपनी हंसी आने लगी। मैंने अपने लंबे बाल हवा में उड़ाए और नाचने लगी। मिट्टी मेरे पांव तले उड़ रही थी और मैं बाई जैसे किसी अनदेखे नशे में डूबती जा रही थी। मेरी नजरें पेड़ की शाखों पर थीं जो जैसे हिल रही थीं, मुझे देख रही थीं। सबा की हंसी की आवाज आ रही थी। मायरा थोड़ी दूर खड़ी बार बार इशारा कर रही थी, बस करो। मगर मेरे अंदर कोई और ही बोल रहा था। दिल चाहता था ये लम्हा कभी खत्म ना हो। मैं नाचती रही, घूमती रही, जैसे जमीन पर नहीं हवा में तैर रही हूं। उसी पल मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है, मगर वहां कोई नहीं था। मैंने आखिरी बार अपने बाजू हवा में फैलाए और आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को किसी अनदेखे आशिक के हवाले कर रही हूं। जब आंखें खोली तो सब कुछ वैसा ही था। मिट्टी, पेड़, खामोशी। एक पल को लगा कुछ महसूस किया था, मगर फिर खुद को संभाल लिया और वापस लड़कियों की ओर चल दी। सबा हंसते हुए बोली, लगता है जिन्नात भी तुझसे डर गए। मायरा बोली, छोड़ो अब लौट चलें और किसी से मत कहना, खासकर नानी से, वरना डांटेंगी। हम तीनों वापसी पर भी हंसती रहीं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मेरा दिल बार बार उस पेड़ की ओर मुड़ता रहा, जैसे कुछ पीछे छूट गया हो, जैसे किसी की नजर अब भी मेरा पीछा कर रही हो। रात को नानी ने हमें जल्दी सोने को कहा।
मैं अपने कमरे में आ गई। खिड़की के आगे पर्दा नहीं था और बाहर से हल्की हवा आ रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। मैंने नजरें उठाई और सांसें थम गईं। खिड़की के उस पार एक नौजवान खड़ा था जो हल्की रोशनी में भी साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें नीले रंग की थीं, गहरी और दिलकश, जैसे कोई झील हो जिसमें डूबने को जी चाहे। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ख्वाब में देखा हो, इतना हसीन कि मेरी नजरें झपकना ही भूल गईं। मैंने खुद को संभाला, करवट बदली और दोबारा सोने की कोशिश की। दिल ने तसल्ली दी, शायद गांव का कोई लड़का होगा जो खेतों में काम कर रहा होगा, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। मैंने फिर आंखें बंद कर लीं, लेकिन वो नीली आंखें बंद आंखों के पीछे भी मौजूद थीं, जैसे वो निगाहें दिल में उतर आई हों और वहीं कहीं अपने लिए ठिकाना बना लिया हो। पता नहीं क्यों वो लड़का और उसकी वो नीली आंखें दिल के ऐसे किसी कोने में उतर गई थीं जहां सदियों से कोई रुका हुआ हो। सुबह जब मैं नाश्ते के लिए नानी के साथ आंगन में बैठी तो सामने तंदूर में रोटियां सुलग रही थीं। नानी ने लस्सी का जग मेरे सामने रखा, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उसी ओर जा रहा था जहां कल रात वो चेहरा खड़ा था। वो चेहरा नरम, गमगीन, मगर ठहरे हुए सुकून से भरा हुआ, जो बस खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं, सिर्फ उन नीली आंखों से मुझे देखता रहा। मेरी निगाहें बार बार खिड़की की तरफ जाती, जैसे फिर से वो वही साया दिखाई दे जाए, मगर खिड़की खाली थी। सिर्फ बाहर खेतों में हल्की धुंध तैर रही थी और कहीं दूर से कौवे की कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी। नानी कोई पुरानी याद सुना रही थी और मैं बस हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी, लेकिन मेरा जहन कहीं और था। वो चेहरा जैसे अब दिल के पर्दे पर नक्श बन चुका था। दोपहर के वक्त जब सब आराम कर रहे थे तो सबा मेरे पास आई। उसने चुपचाप मोबाइल मेरे सामने रखा और कहा, तुझे एक अजीब चीज दिखानी है। मैंने हैरानी से मोबाइल लिया। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रही थी जो कल उसने उस वक्त बनाई थी जब मैं उस दरख्त के नीचे नाच रही थी। वीडियो देखकर मैं हंस पड़ी, लेकिन तभी सबा ने वीडियो रोक दी और बोली, अब गौर से देख। जब मैंने ध्यान से देखा तो दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। दरख्त के तने के पीछे कोई खड़ा था और जब ध्यान केंद्रित किया तो वो वही लड़का था, वही नीली आंखें जो चुपचाप मेरे रक्स को देख रही थी। मैं सन्न रह गई, जैसे किसी ने मेरी रूह छू ली हो। सबा बोली, देखो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है और ना ही कोई मामूली बात। मैंने हंसते हुए कहा, जिन्नात का तो पता नहीं, लेकिन ये लड़का जरूर मेरे इश्क में दीवाना हो गया है। अगर दरख्त से शुरू होकर अब कमरे की खिड़की तक पहुंच गया है तो समझ लो वो मुझ पर जान छिड़कता है। मायरा ने झट से कहा, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मैंने मजाक में कहा, हसीनाओं के पीछे ही दीवाने होते हैं, और अगर तुम दोनों हसीन नहीं हो तो इसमें मेरा क्या कसूर। सबा ने मुंह बना लिया, तुम हर बात में मजाक क्यों ढूंढ लेती हो। खैर, हमने तय किया कि शाम को फिर से गांव की सैर पर निकलेंगे। जैसे ही हम बाहर निकले मैंने इधर उधर नजर दौड़ाना शुरू कर दिया, जैसे दिल बेचैन हो उठा हो कि फिर से वो नजरों में आ जाए, और जैसे दिल की बात आसमान ने सुन ली हो। वो फिर से हमें उसी दरख्त के पास बैठा दिखाई दिया। वो चुपचाप बैठा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उसकी तरफ, सबा और मायरा थोड़ा पीछे रह गई। मैं उसके पास जाकर बोली, सुबह मेरे कमरे के बाहर क्यों खड़े थे जनाब, और इस दरख्त से डर नहीं लगता तुम्हें? लोग तो यहाँ भटकते भी नहीं। वो हल्के से मुस्कुराया, तुम्हें भी तो डर नहीं लगता? मैंने थोड़ा अकड़ कर कहा, मुझे क्यों डर लगेगा, मैं तो किसी से नहीं डरती। मगर तुम मुझे क्यों देख रहे थे? अभी मैंने सवाल पूरा भी नहीं किया था कि उसने मेरी कलाई पकड़ी और एक झटके से मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। फिर हम दोनों जमीन पर गिर पड़े। मैं हैरान थी, घबरा गई थी, मगर जब पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि जहां मैं खड़ी थी वहां दरख्त का एक बहुत भारी तना गिर पड़ा था। अगर वो मुझे ना खींचता तो शायद वो लकड़ी मेरे सिर पर गिरती, शायद मैं मर भी जाती। मैं अभी तक उसकी बाहों में थी। मेरी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें जैसे सीने से बाहर छलक पड़ने को तैयार थीं। उसके जिस्म से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी जो मदहोश कर देने वाली थी। मैं जैसे किसी ख्वाब में चली गई थी। मैंने धीरे से खुद को उसकी बाहों से छुड़ाया और नजरें चुराते हुए कहा, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। झरक। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, झरक झरक। ये नाम सुनते ही दिल में जैसे कोई साज बज उठा। मैंने पूछा, कहाँ रहते हो? वो बोला, मैं मुसाफिर हूं, कभी यहां कभी वहां। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा,
कम से कम मेरे लिए एक बार हमारे घर तो आ जाओ। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहती हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं किसी के घर नहीं जाता। मैंने हंसकर कहा, ठीक है, फिर हम ही खाना यहीं ले आएंगे। कल इसी दरख्त के नीचे पिकनिक मनाते हैं। झरक ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। सबा और मायरा ये सब देख रही थीं। सबा ने मुझे चेताया, तुम्हें ये सब सच्चा लग रहा है, मगर कुछ चीजें सच्ची होने के बावजूद भी खतरनाक होती हैं। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन हम तीनों ने मिलकर बिरयानी बनाई, रायता बनाया, बाजार से ठंडी बोतलें खरीदी, चिप्स और कुछ मीठा भी लिया और सब कुछ पैक करके उसी दरख्त के नीचे जा पहुंचे। वहां की घास नरम थी और दरख्तों की छांव ठंडी। हमने एक बड़ा सा कपड़ा बिछाया और उस पर सारा सामान रख दिया। कुछ ही देर में झरक भी आ गया। वो चुपचाप हमारे पास आकर बैठ गया। उसकी मौजूदगी मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, मगर उसकी खामोशी भी मुझ पर जैसे जादू कर रही थी। सबा ने धीमे से कान में कहा, तू तो बहुत ही एडवांस हो गई है, अब तो खाने पर भी बुला लिया। मैं मुस्कुराई और बोली, जिसने जान बचाई हो उसके लिए एक निवाला क्या चीज है। उसी तरह मेरी और झरक की दोस्ती शुरू हो गई। हम हर रोज मिलते, बातें करते। मेरी दोस्तें भी साथ होती, मगर ज्यादातर वक्त वे चुप बैठी रहती, जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आता हो या जैसे कोई अनजाना डर उनके अंदर बैठ गया हो। लेकिन मैं तो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। रोज की वो छोटी छोटी मुलाकातें अब मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बन चुकी थीं। कभी किसी बहाने खेत की तरफ निकल जाना, कभी किसी पुराने कुएं के पास जाकर बैठना, कभी अचानक रास्ते में झरक कर मुस्कुरा देना, कभी किसी बड़े दरख्त के नीचे बैठकर आम तोड़कर खाना, और फिर आम खाते हुए मेरी उंगलियों पर लगा रस वो चुपचाप अपनी उंगलियों से साफ कर देता और फिर मेरे हाथों को कुछ देर यूं ही थामे रखता। उस वक्त मेरी धड़कनें जैसे काबू में नहीं रहती। ये सब अब मेरे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गया था। वो ना मेरे मोबाइल में था, ना किसी ख्वाब में, बल्कि मेरी आंखों के सामने था, मेरे साथ चलता था, और जब वो होता था तो वक्त जैसे थम जाता था। वो चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन उसकी खामोशी मुझे बहुत कुछ सुना जाती थी। एक दिन शाम के वक्त जब हम सब आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, मेरी सहेलियों ने मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। सबा मुस्कुराते हुए बोली, कहीं तुझे इश्क तो नहीं हो गया इससे? मैं जोर से हंस पड़ी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। वो इतना खूबसूरत है, उसकी आंखें इतनी दिलकश हैं कि बस मैं उन्हें ही देखती रह जाती हूँ। उन आंखों की गहराई में मुझे अपना अक्स नजर आता है, उसकी खामोशी में वो धड़कनें जो बस मेरा नाम पुकारती हैं। मायरा बोली, तो अब तू शायरा बन गई है, अब क्या इरादा है? मैंने बड़े इत्मीनान से कहा, अब क्या करना है, किसी न किसी से तो शादी करनी है, न तो क्यों ना इसी से कर लूं। गांव का है, शरीफ है, खूबसूरत है और मुझे चाहता भी है। मायरा ने तुरंत पूछा, और तू गांव में रह लेगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, रह लूंगी। मैंने तो दिल में प्लान भी बना लिया है। अगले दिन जब मैंने तय कर लिया कि अब झरक से अपने जज्बात का इजहार करूंगी, तो मैंने अपनी सहेलियों से कहा, आज तुम लोग मेरा पीछा मत करना, मैं अकेले जाना चाहती हूँ। और फिर मैं उसी दरख्त के नीचे पहुंची जहां अक्सर झरक बैठा मिलता था। वो वहां पहले से ही मौजूद था, जैसे उसे मालूम था कि आज मैं जरूर आऊंगी। मैं उसके पास गई। हम दोनों कुछ देर यूं ही खामोश बैठे रहे। फिर मैंने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, झरक, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम्हारे बिना अब दिल अधूरा सा लगता है। शायद मैं पहली लड़की हूं जिसने यूं खुलकर कहा है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। मैंने कहा, लेकिन क्या? वो बोला, मैं इस दुनिया में अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। मैंने झट से कहा, आज से ये बात खत्म, अब तुम अकेले नहीं हो, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसके चेहरे पर पहली बार मैंने वो खुशी देखी जो किसी सच्चे प्यार की तसल्ली से मिलती है। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे के करीब आए और फिर मैं उससे लिपट गई। वो लम्हा जैसे वक्त से बाहर था, जैसे हम किसी और ही दुनिया में थे, जहां सिर्फ मैं और वो थे। उसकी बाहों में मुझे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे मैं बरसों की थकी हुई अब किसी महफूज पनाहगाह में पहुंच गई हूं। उसके सीने की धड़कनें मुझे अपने दिल से जुड़ी महसूस हो रही थी और उसकी सांसें मेरे गालों को छू रही थी। हम दोनों इस कदर खो गए थे कि वक्त का होश ही न रहा। फिर अचानक जैसे होश आया, हम दोनों अलग हो गए। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और मैं नजरें चुरा रही थी, लेकिन दिल तो खुशी से झूम रहा था। वो बोला,
पहले जो हमारी मुलाकातें इत्तेफाक का लगती थी, अब वो दीवानगी बन गई है। मेरी मोहब्बत भी अब गहरी हो चली है। मैंने कहा, तो फिर हम शादी क्यों ना कर ले? मैं अकेली हूँ, मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ है, मेरी नानी है, कोई भाई बहन नहीं। मैंने तय कर लिया है कि अब जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है, तो क्या तुम मेरे शौहर नहीं बन सकते? झरक की आंखों में कुछ बदलने लगा। वो बोला, नहीं तन्वी, हमारी शादी नहीं हो सकती। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं हो सकती? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? वो कहने लगा, मोहब्बत बहुत करता हूँ, ऐसी मोहब्बत जिसमें हर दीवार हर हद मिट चुकी है, लेकिन हम अलग अलग दुनिया के लोग हैं। मैं हंस पड़ी। अगर बात शहर और गांव की है तो मैं शहर छोड़ दूंगी, गांव में रह लूंगी। झरक की आंखों में एक गहराई सी उतर आई। वो बोला, बात इतनी सीधी नहीं है। ऐसी बात है कि अगर तुम जान लो तो शायद फिर मेरी तरफ देखना भी ना चाहो। मैंने कहा, ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती जो मेरी मोहब्बत को कम कर दे। लेकिन वो खामोश रहा। मैं बार बार जिद करती रही, मगर उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैं नाराज होकर उठ खड़ी हुई। अगर तुम मुझसे सच नहीं कह सकते तो मैं जा रही हूँ। वो फिर भी वहीं चुप बैठा रहा, कुछ नहीं बोला। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं लौट गई। वो लम्हा मेरे लिए एक अजियत था, जैसे किसी ने मेरा दिल निकालकर मिट्टी में फेंक दिया हो। पूरी रात मेरी आंखों से नींद गायब रही। हर लम्हा बस उसकी बातें, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका छू लेना, सब याद आता रहा। आखिरकार अगली सुबह मैं फिर उसी दरख्त के नीचे चली गई। वो हमेशा की तरह वहां मौजूद था। मैंने धीमे से कहा, मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मुझे सच जानना है। तुम क्या छुपा रहे हो झरक? मुझे सब कुछ बता दो। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैं जरा झिझकी, मगर फिर मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। उसने बड़ी नरमी से मेरी आंखों में देखा और कहा, तन्वी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैंने बिना सोचे, बिना कुछ कहे, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया। हाँ झरक, मुझे तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। वो मेरी आंखों में झांक कर बोला, तो फिर मेरे पास आओ। मैं उसके करीब गई। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। उसने मेरे बाजुओं को नरमी से थामा और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। फिर मेरे कान में फुसफुसाया, आंखें बंद कर लो। तन्वी, उसके लफ्जों में कुछ ऐसा जादू था कि मैं इनकार ना कर सकी। मैंने अपनी पलकों को मूंद लिया। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें पाकर मैं मुकम्मल हो गया हूँ, तुम्हारे बिना मेरी कोई दुनिया नहीं। ये सारे जुमले जैसे मेरे दिल की दीवारों पर नक्श बनते जा रहे थे। मेरा वजूद जैसे हवा में तैरने लगा था। सांसें रुक रुक कर चल रही थी। मैं किसी और ही दुनिया में चली गई थी। फिर अचानक उसकी आवाज आई, अब अपनी आंखें खोलो और नीचे देखो। मेरी पलकें कांपती हुई खुली और जैसे ही मैंने नीचे देखा, मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मेरे कदम जमीन पर नहीं थे। मैं फौरन जोर से उससे लिपट गई। मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। दिल की धड़कनें जैसे किसी ढोल की तरह गूंज रही थी। हम दोनों हवा में थे, आसमान के इतना करीब कि नीचे दरख्त छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। झरक ऐसे खड़ा था जैसे किसी तख्त पर हो, एक हाथ में मुझे थामे हुए और मैं उसके सीने से लगी कांप रही थी। उसने कहा, तन्वी, अब दोबारा आंखें बंद करो। मैंने कांपते हुए सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल बाद मेरे कदम जमीन से लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने आंखें खोली। हम जमीन पर खड़े थे, लेकिन तभी उसने अपनी उंगलियां मेरी आंखों पर रख दी, जैसे कोई राज छुपाना चाहता हो। और जब उसने हाथ हटाया, हम कहीं और थे, एक ऐसी जगह जहां वक्त ठहर गया था। वजह में सरगोशियां थीं और जमीन नरम घास से भरी हुई। लेकिन अगले ही पल हम फिर उसी दरख्त के नीचे थे जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। जैसे ही मेरे कदम जमीन से लगे, मैं एक झटके से पीछे हटी। मेरी सांसें रुक रुक कर चलने लगी, होठ कांपने लगे और मैं हैरानी से झरक को देखने लगी। मेरी जुबान लड़खड़ाई, कौन हो तुम? झरक खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी नीली आंखें अब किसी और ही दुनिया की लग रही थी। वो बोला, तन्वी, मैं इसी दरख्त पर रहने वाला वो जिन्नात का सरदार हूँ, जिसकी कहानी तुम्हारी नानी बचपन में सुनाया करती थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कदम डगमगाने लगे। मैं बुदबुदाई, नहीं, ये मुमकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। झरक ने मेरी तरफ देखा और कहा, तो फिर जो कुछ अभी हुआ वो भी मुमकिन नहीं था। जो तुमने अपनी आंखों से देखा, जो तुमने अपने वजूद से महसूस किया, क्या वो सब भी ख्वाब था? मैं खामोश हो गई, जैसे जबान पर ताला लग गया हो। फिर मैंने धीमे से कहा, लेकिन इंसानों जैसे क्यों हो? तुम मेरे दिल में क्यों उतर गए?
उसने जवाब दिया, जिस दिन तुम इत्र लगाकर खुले बालों में यहाँ नाच रही थी, मैं इस दरख्त की शाखों के पीछे से तुम्हें देख रहा था। तुम्हारी हर अदाएं, हर मुस्कुराहट मेरी रूह में उतर गई थी। उसी पल मैं तुम्हारा हो गया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी दुनिया के सारे कायदे तोड़ दिए हैं तन्वी, लेकिन तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूं। मेरे सिर में चक्कर सा आने लगा, सांसें बेतरतीब हो गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है। वो बोला, क्या तुम मेरी हकीकत से डर रही हो तन्वी? यही मेरी असलियत है। तुम्हें जो झरक नजर आता है वो मेरी मोहब्बत का चेहरा है। तुम्हारे लिए मैंने अपनी असली सूरत को छुपा रखा था, तुम्हारे लिए ही इंसानों जैसा रूप अपनाया। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन अब और कुछ नहीं छुपा सकता। मेरी नजरें झुक गईं। मैंने पीछे कदम बढ़ाए और बगैर कुछ कहे वहां से भाग गई। खुद को रोक ना सकी, आंसू आंखों से बहने लगे। मेरे अंदर जैसे एक जंग शुरू हो चुकी थी। क्या वो सब झूठ था? क्या मैं किसी फरेब का शिकार हुई थी, या फिर मेरी मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि एक जिन्न भी अपना दिल हार बैठा? पूरी रात जागते हुए बीती, हर लम्हा बस उसकी बाहों का एहसास याद आता रहा। जब हम हवा में थे, जब वो सिर्फ मुझे थामे हुए था और मैं किसी अजीब से सुकून में थी। सुबह सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई तो मैंने खुद को आईने में देखा। खुद से कहा, अब वक्त है सच्चाई का सामना करने का। मैं दोबारा उसी दरख्त के पास गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई तूफान आने वाला हो, लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर धीमे से उसका नाम पुकारा। झरक मेरी आवाज जैसे फिजा में गूंज गई और अगले ही लम्हे वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। अचानक मेरी धड़कन रुक सी गई। वो मेरे बिल्कुल सामने था। वही नीली आंखें, वही मजबूत बाजू, वही चेहरा जैसे सदियों से मेरा मुंतजिर हो। मैं हैरान रह गई। कांपते होठों से सिर्फ इतना कह सकी, झरक। वो बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वही झरक हूं जिससे तुमने मोहब्बत की थी, जिसकी बागों में तुमने खुद को मुकम्मल महसूस किया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है। शादी नहीं हो सकती तो न सही, मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रहना चाहती हूँ। हम रोज मिले, बातें करें, एक दूसरे का हाथ थामे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी जब तक मेरे कदम चलेंगे। लेकिन वो चुप खड़ा रहा, जैसे मेरे लफ्ज उसके दिल पर बोझ बन गए हो। फिर धीमे से बोला, इस तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम कभी किसी और से शादी नहीं करोगी? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं कैसे किसी और से शादी करूं? मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूं, और ये मोहब्बत सिर्फ जबानी नहीं है, ये मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। मेरे दिल की हर धड़कन में सिर्फ तुम्हारा नाम है। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। उसने एक गहरा सांस लिया, आसमान की तरफ देखा जैसे कोई सोच रहा हो, फिर मेरी तरफ पलटा और बोला, अगर ये बात है तो आज के बाद मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगा। ये कहकर वो मुड़ा और चलने लगा। मैं उसे रोकने के लिए बढ़ी, उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मेरे हाथ खाली रह गए। मेरी आंखों के सामने वो धीरे धीरे अंधेरे में घुलता चला गया और मैं बस सन्न खड़ी रह गई, जैसे मेरी रूह जिस्म से जुदा हो गई हो। अब मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में बेचैनी। मैं वापस शहर लौट आई। हर गली, हर मोड़ बस उसी की याद दिलाता था। 6 महीने बीत गए। मैंने बहुत कोशिश की उसे भूल जाऊं, लेकिन भूल ना सकी। उसकी आवाज, उसकी आंखें, उसका लम्स सब मेरे साथ रहने लगे। ख्वाबों में भी वो नजर आता, जैसे मेरी रूह का अक्स हो। फिर मैंने एक फैसला कर लिया, एक ऐसा फैसला जो मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। मैंने किसी से मशवरा नहीं किया, ना माँ से, नानी से। मैंने नानी से सिर्फ इतना पूछा, ये जो दरख्त है, ये जमीन किसकी है? नानी ने कहा, इस जमीन का जो मालिक था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और जब से इस साए के बारे में पता चला है, कोई भी इधर से गुजरता तक नहीं। इसलिए अब आसपास की तकरीबन 10 मरले जमीन बेकार पड़ी है। न कोई वहां जाता है, न कुछ बनाता है। मैंने नानी की आंखों में देखकर कहा, अगर किसी ने अब इसे क्लेम किया तो मैं देख लूंगी। नानी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, तुम करना क्या चाहती हो? मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, वक्त आने पर सब बता दूंगी। मेरे वालिद इस दुनिया से जा चुके थे। उनकी सारी जायदाद मेरी थी, जो शहर में थी। कुछ प्लॉट्स, कुछ दुकानें और एक छोटा फ्लैट। मैंने सब कुछ बेच दिया और उस दरख्त के आसपास की जमीन खरीद ली। मैंने वहां एक मकान बनवाया। बहुत आलीशान नहीं था, मगर रहने लायक बना लिया। जब मैंने गांव के मिस्त्री बुलाए तो सब झकझकने लगे। हम वहां काम नहीं करेंगे, दरख्त के साए में काम नहीं करते, लोग बीमार हो जाते हैं। तुम यहाँ मकान बना रही हो, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। मैंने सबकी बातें सुनी और अकेले ही फैसला कर लिया।
मैंने दूसरे गांव से मजदूर बुलवाए, थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़े, मगर काम मुकम्मल हुआ। लोग हैरान थे, ये लड़की पागल हो गई है। जिस दरख्त के पास लोग रुकते नहीं, इसने उसी को घर के आंगन में ले लिया है। अब वो दरख्त मेरे घर के आंगन में था, बीचों बीच खड़ा, जैसे मेरे घर का ही हिस्सा हो। लोग कहते रात को वहां कुछ दिखाई देता है, पत्ते खुद ब खुद हिलते हैं जैसे कोई सांस ले रहा हो। मेरी सहेलियां भी परेशान थीं, लेकिन मैंने उन्हें कहा किसी को कुछ मत बताना। वो चुप रहीं। अब मैं हर रोज उस दरख्त के पास बैठती, उसकी जड़ों को छूती, उससे बातें करती, झरक को बुलाती, मगर वो जवाब नहीं देता। कभी कभी लगता जैसे पत्तों के बीच कोई आहट हो, कोई सांसें ले रहा हो, कोई मुझे छुप कर देख रहा हो, मगर सामने कुछ भी नहीं होता। वक्त गुजरता गया, दिन, हफ्ते, महीने, 1 साल बीत गया। मेरा सब कुछ अब उसी घर से जुड़ गया था। मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई, कहती थी तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरी नानी भी अब मुझसे नाराज रहने लगी थी। उनकी आंखों में एक गहरा दर्द होता, मगर वो कुछ कहती नहीं थी। मेरी सारी दौलत अब यहीं लग चुकी थी। मैं शहर लौट भी नहीं सकती थी। मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया, कभी टाइपिंग, कभी डेटा एंट्री, जिससे बस गुजारा चल जाता। मैं एक ऐसे गांव में एक ऐसे घर में रहती थी जिसे लोग मनहूस कहते थे। मैंने मोहब्बत के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन झरक पलट कर जवाब नहीं देता था। रात भर जागती, कभी उसकी नीली आंखें याद आती, कभी उसकी वो बाहें जिनमें वो सुकून था जो इस दुनिया में कहीं नहीं। मैं अक्सर सोचती क्या वो सब सच था या बस कोई ख्वाब। और फिर एक दिन मैं जिंदगी से हार गई। मैंने अपनी कलाई काट ली, क्योंकि अब इस दुनिया से जाना चाहती थी। मैं कमरे के कोने में फर्श पर लेट गई, आंखें बंद कर ली। मेरे जिस्म से खून बह रहा था और मेरी सांसें धीमे धीमे थम रही थीं, जैसे मेरी जान धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ रही हो। लेकिन जब आंख खुली तो मैं अपने ही कमरे में थी। मेरी बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी और मेरे सामने वही नीली आंखें थीं जिन्होंने मेरी पूरी दुनिया को बदल दिया था। झरक मेरे सामने बैठा था। मैं एक झटके से उठी और उससे लिपट गई। वही गर्म आगोश, वही सुकून, वही मोहब्बत, वही मेरा झरक। मैं जोर जोर से रोने लगी, उसके कंधे पर सिर रखकर, जैसे बरसों की जुदाई का सारा दर्द मेरी आंखों के आंसुओं में बहता चला गया। वो मुझे अपने सीने से लगाए चुप कराता रहा। उसने कहा, पागल हो गई हो, इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है। लोग कहेंगे तुम पागल हो, चुड़ैल हो, लोग तुमसे डरेंगे, और फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। मैंने कहा, जो मर्जी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे पास रहूं, यही काफी है। झरक खामोश हो गया, फिर मेरे माथे पर एक हल्का बोसा दिया और कहा, ये जिंदगी नहीं, जिंदगी का एक धोखा है। तुम एक ऐसी हकीकत से जुड़ गई हो जो तुम्हें सिर्फ तकलीफ देगी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लिए यही सब कुछ है। हम एक नहीं हो सकते तो क्या हुआ, एक साथ तो रह सकते हैं। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, मेरे बिना तुमने कैसे वक्त गुजारा। मैं हर रोज तुम्हें देखता था, दरख्त के साए से पुकारता था, तुम्हारे कमरे में मौजूद होता था, तुम्हारे इर्द गिर्द चलता था, लेकिन तुम्हें छू नहीं सकता था, क्योंकि मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुम खुद मुझे वापस न बुलाओ मैं नहीं आऊंगा। अब हम दोनों उसी घर में साथ रहते हैं। दिन के वक्त मैं अकेली होती हूँ, मेरी दुनिया एक आम इंसान की तरह चलती है, लेकिन रात को जब हर तरफ खामोशी छा जाती है, जब आंगन में दरख्त के पत्ते सरसराते हैं, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो वो आता है, मेरे पास बैठता है, मेरे बालों में हाथ फेरता है, मेरी नींद की हिफाजत करता है। शायद कुछ लोग मेरी इस कहानी पर यकीन ना करें। कुछ लोग कहते हैं ये सब वहम है, तसव्वुर की पैदाइश है। किसी ने कहा, मैं पागल हूँ, मुझे कोई ऐसा वजूद नजर आता है जो असल में है ही नहीं। मैंने अपने लिए एक ख्याली आशिक बना लिया है, लेकिन मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। या तो मुझे कोई नफ्सियाती बीमारी है, या फिर वो वाकई एक जिनजादा है जो मेरी मोहब्बत है और मैं उसकी। मेरे लिए ये सब कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसे मैं हर दिन हर रात जीती हूँ, जिसमें मैं सांस लेती हूँ, जिसमें झरक मेरे साथ होता है। कोई माने या ना माने, यही मेरी जिंदगी है, मेरी आपबीती, मेरी मोहब्बत, मेरी सजा, मेरा वजूद जिसमें बस मैं हूँ, वो है और दरख्त का वो साया जो हमारी मोहब्बत की गवाही है। और आखिरी, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा जो दिल में चुपचाप जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे पूरी हस्ती को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ये वो एहसास है जो लफ्जों की कैद में नहीं आता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें,
फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।